करते हैं, है ना। तो सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं। एससी वर्मा के क्वेश्चन मेरे को बता दो, कोई डाउट हो तो इनमें से। एक्सरसाइज है ना, एससीवी एक्सरसाइज में 1 to 5 बताओ बेटा। मैसेज कर दो मेरे को, यदि मैसेज क्या करना है बोलो, मुंह से बोलो। किसी को डाउट पूछना है कुछ? हो गए सारे क्वेश्चन? बताओ। हाँ भाई, नहीं पूछना किसी को डाउट? ओम जय श्री राम। किसी को पूछना है? नहीं, चलो नहीं पूछना है तो अपन आगे बढ़ाते हैं। चलो छोटे छोटे सवाल थे, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने एक एससीवी का, ठीक है। चलो तो हम आगे पढ़ते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। चलो स्पेरिकल कैपेसिटर, हमें कैलकुलेशन करनी है कैपेसिटर की, स्पेरिकल कैपेसिटर की। हेडिंग डालो आप, स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर तो बता दिया था मैंने आपको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों? स्पेरिकल कैपेसिटर में एक छोटा गोला होता है अंदर की साइड, और कॉन्सेंट्रिक इसके एक बड़ा गोला होता है बाहर की साइड। क्लियर है? के बाद दो कंडक्टर लेते हैं, दो गोले लेते हैं लोहे के या मेटल के, एक की रेडियस मान लेते हैं हम R1 और दूसरे की रेडियस मान लेते हैं हम R2। चलो इस R1 R2 मान लेते हैं, इसमें चित्र में R स्मॉल कैपिटल R है, हम क्या मान लेते हैं? आउटर रेडियस R1 और इनर रेडियस R1, है ना। छोटा गोला स्मॉल स्पेयर, रेडियस कितनी? स्मॉल R1, बिग स्पेयर, रेडियस कितनी? कैपिटल R2। क्लियर है? के बाद हमें क्या करनी है, एक कैपेसिटर बन गया। जब एक कंडक्टर को कॉन्सेंट्रिक शेल दूसरे कंडक्टर से हमने रख दिया तो ये बन गया कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? स्पेरिकल कैपेसिटर। जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था ऐसे ही स्पेरिकल कैपेसिटर है। तो अब हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? देखो, कैपेसिटेंस निकालने से पहले मैं आपको, ये क्या मैंने करवा दिया था? क्या करवाया थोड़ी ना था बेटा कल। अरे बोलो, नहीं करवाया था ना तनुप्रिया? आपने थोड़ा से डिस्कस किया था, आपने बोला था दोबारा करेंगे। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हमने करा दिया, कोई बात नहीं। चलो स्मॉल स्पेयर की रेडियस, बड़े स्पेयर की रेडियस R2 लिख लो। अब मेरे को आप ये बताओ कि जैसे कि, अच्छा हाँ वो तो बताया था पॉइंट चार्ज, याद आ गया मेरे को। मैंने बताया था कि यदि मैं इसे प्लस Q चार्ज दे दूं गोले को, और ये R दूरी पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड? इस सारे चार्ज को हम कैपिटल Q मान लेंगे, इस कैपिटल चार्ज को पॉइंट चार्ज मान करके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे R दूरी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε/QR²। क्लियर है? के बाद ऐसे है। हाँ कल मैंने कुछ तो करा ही दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए
सबसे पहले हम इसे अपनी तरफ से प्लस क्यू चार्ज देंगे। जब आप इसे प्लस क्यू चार्ज दोगे तो ये चार्ज इसकी सतह पर आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? सतह पर, सरफेस पर आ जाएगा। इतना ही इसे प्लस क्यू चार्ज देंगे, इसे माइनस क्यू चार्ज देंगे, तो ये जो चार्ज होगा ये इसके अंदर की ओर आ जाएगा ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अंदर इसके क्या फील्ड हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ऐसे करके, ऐसे करके, ये करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर सेटअप हो जाएगी। तो इस पॉइंट से r दूरी पर, है ना, इस पॉइंट से r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? E की वैल्यू 1 इसके अंदर कितनी हो जाएगी? E। तो E की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, है ना। साफ करके लिख देता हूं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट P है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर हो जाएगी। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक। तो बोर्ड पे देखो, जैसे जैसे यहां से यहां तक, मैं दोबारा बनाता हूं, ये है और ये है, ये बड़ा गोला और ये छोटा गोला, ऐसे। इसके बाद यहां पे बना लेना, दोबारा से बनाना बेटा, आराम से चित्र बनाना। ये प्लस है, ये माइनस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो जैसे जैसे हम यहां से इधर की ओर बढ़ रहे हैं, ये तो इनर रेडियस हो गई r1, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ये किसी पॉइंट पर, यहां पर, ये जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? r। तो यहां भी ये वही है, मतलब यहां पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ अपॉन r, शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं KQ अपॉन r स्क्वायर, KQ अपॉन r स्क्वायर, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, यदि आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इसका मतलब जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां वहां पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो इसका पोटेंशियल, इस वाले का पोटेंशियल कितना मान लें? V प्लस, और इसका कितना मान लें? V माइनस। तो यहां पे पोटेंशियल कितना है? V प्लस, और यहां पे पोटेंशियल कितना हो गया? V माइनस। क्लियर है क्या बात? तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E डॉट dr लगा देंगे, और dr भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर। तो E dr cos 0, E dr cos 0, ये तो इसमें बार बार cos 0 1। तो बोर्ड पे देखो, यहाँ पे dv इज इक्वल टू माइनस E dr आ गया। अब क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट देखो, ये जो r है, ये क्या है? r कहां से कहां तक, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? ये लोअर लिमिट बता सकता है बेटा, लोअर लिमिट r कितनी होगी? लोअर लिमिट यहां पे r की वैल्यू r1। जब r की वैल्यू यहां पर है पॉइंट, तो इसका पोटेंशियल कितना है? V प्लस, और यहां से लेके यहां तक r कितना हो गया? ये हो जाएगा r2। क्या हो जाएगा बेटा? r2। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा पोटेंशियल? V माइनस, यहां पे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये बताओ, इधर dv का इंटीग्रेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, dv का इंटीग्रेशन v, लोअर लिमिट v प्लस, अपर लिमिट v माइनस, माइनस e लगाएंगे। e की वैल्यू कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। बोर्ड पे देखो, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 अपॉन r स्क्वायर dr, r1 से r2, r1 से r2। और जब आप लोअर लिमिट रखोगे और अपर लिमिट रखोगे, v माइनस v प्लस, ये माइनस इसे एडजस्ट कर देगा, v प्लस माइनस v माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इंटीग्रेशन कितना? ये ऊपर जाके r की पावर -2 dr, है ना। और ये कितना हो जाएगा बेटा?
R1 से R2, ये यहां तक कॉपी करो। कॉपी करो यहां तक। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ओके भैया, कुछ गंदा तो नहीं हो गया चित्र? मैं इसे बना देता हूं दोबारा से, है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। मैंने अभी देखा उस पे तो गंदा लग रहा है ना, तो गंदा तो नहीं है ये, बस इसे v प्लस से v माइनस, यहाँ पे प्लस q, यहाँ पे माइनस q, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, और ये ऐसे, सही है। ये R1 से R2 तक इसकी लिमिट वेरी करेगी, है, और ये डिस्टेंस कितनी है सेंटर से। आप बना सकते हो इसे, थोड़ा टाइम दे देता हूं मैं, है ना, कभी आपको लगे कि गंदा हो गया। ये सही है भाई, ये है। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, अभी इसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो इधर तो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा v प्लस माइनस v माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की पावर -2, r की पावर -1 अपॉन माइनस, ये इंटीग्रेशन आता है, कुछ बच्चों पे नहीं आता होगा तो मैं बता देता हूं, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। जैसे x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3 होगा। इसी तरीके से x की पावर -2 है, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1 अपॉन x, ये आता है इंटीग्रेशन x की पावर -2 का। x की पावर r की पावर -2 का डिफरेंट इंटीग्रेशन r की पावर -1 अपॉन -1 आता है, और लोअर लिमिट कितनी रखेंगे हम, r1 से r2 तक रखेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन r, कहां से कहां तक, r1 से r2 तक। पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, माइनस लगा करके लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा v प्लस माइनस v माइनस
Q अपॉन 4πε0, क्या रखूं R2, पहले R2 रखेंगे फिर माइनस लगा के, और इसमें माइनस है ही, और R की जगह R1, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो। तो ये आ जाएगा v प्लस माइनस v माइनस Q अपॉन 4πε0 माइनस माइनस प्लस R1 माइनस R2। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, v प्लस माइनस v माइनस Q अपॉन 4πε0 R2 माइनस R1, एलसीएम आ जाएगा R1 इंटू R2। क्लियर है क्या बात? लेकिन थर्ड स्टेप में क्या था? ये तो भाई सेकंड स्टेप था हमारा, है ना? ये क्या था हमारा? सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है? C निकालेंगे हम Q अपॉन v प्लस माइनस v माइनस से, और Q तो है ही एज इट इज ये, और v ये Q अपॉन 4πε0 R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2, ये C इज इक्वल टू 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये हो जाता है फॉर्मूला किसका? कैपेसिटेंस का, जिसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। कॉपी करो। पेंसिल। हेलो, हाँ बेटा बताओ, बोलो बताओ। हो गया भाई? यस सर। हाँ देखो, अब यदि अब हम सुनो मेरी बात, कैसे इसमें स्पेशल केस बना लेते हैं। क्या? इफ R2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन R1, यानी कि R2 बहुत बड़ी है और R1 छोटा है, इसका मतलब R1 तो ये है और R2 कितना बड़ा है? R2 इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, यानी कि R1 तो यहां पर है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये तो हो गया R1, और R2 कहां पर है? R2 है इनफाइनाइट पर, बहुत बड़ा है R2। नहीं आई बात समझ में? यदि R2 बहुत बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, इस एक्सप्रेशन में C में 4πε0 R1 R2 में R2 माइनस R1, इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सही है? तो ये कितना जाएगा, 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। R2 यदि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, R1 तो यहाँ है और R2 कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब इनफाइनाइट पे, तो जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 4πε0 कितनी हो जाएगी कैपेसिटेंस, ये तो 0 हो गया, R1। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब बोर्ड पे देखो, फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर ऐसे लिख सकते हैं हम, ये कहां हो जाएगी R2,
इनफाइनाइट पे। फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर, फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर, आइसोलेटेड कैपेसिटर का मतलब है आइसोलेटेड स्पेयर, कैपेसिटर नहीं, आइसोलेटेड स्पेयर का मतलब यदि किसी मेटेलिक स्पेयर की रेडियस r है और आपने उसे रख रखा है, तो इसका R2 हम कहां कंसीडर कर सकते हैं, इनफाइनाइट पे, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर capacitance is C = 4 pi epsilon naught R। देखो इधर क्वेश्चन लिख लो। अब ये आइसोलेटेड कैपेसिटर पर लिख लेते हैं एग्जांपल। कैसे, कंसीडर अर्थ एज एन आइसोलेटेड spherical capacitor, find the capacitance of earth, find the capacitance of earth। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थ है उसे भी हम, उसकी रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। यदि हम अर्थ को एक कंडक्टिंग शेल मान लें या गोला मान लें, तो इसकी जो कैपेसिटेंस आएगी, अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी आएगी बेटा, आइसोलेटेड कैपेसिटर की वर्क करता है, तो सी का फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 × 10⁹ हो जाएगी। और पे देखो तो अर्थ के इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1/9 × 10⁹ और रेडियस की वैल्यू 6400 किलोमीटर, ये आ जाएगी। कितना आ जाएगा देखो, 64/9 × 10⁻³ 3 और 2 5 -4, ये आ गया फेरेड। थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। हाँ भाई, हो गया। यस सर। चलो
अब मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन और दिखाता हूं आपको कि कभी कभी आपको दिखेगा कि इनकी शक्लें अलग अलग दिखाई देंगी लेकिन होते सभी एक ही हैं, ये है ना। तो मैं आपको इसकी जो टाइप्स हैं, जिस तरीके से चार्ज की वेरिएशन रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे मैं आपको समझा देता हूं। बोर्ड पे देखो जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट ये थी और एक प्लेट ये थी। तो हमारा सबसे पहले काम होता है इसे एक को प्लस क्यू चार्ज देना, एक को माइनस क्यू चार्ज देना। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि इसे बैटरी से कनेक्ट कर दो या किसी भी तरीके से इसे प्लस क्यू चार्ज दे दो, इसे माइनस क्यू चार्ज दे दो। तो जब इसे प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ये सारा चार्ज इसकी इनर सरफेस पे आ जाता है और ये इसकी माइनस इनर सरफेस पे आ जाता है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो एक तो चार्ज देने का तरीका ये है। दूसरा इक्वल और अपोजिट चार्ज देने का तरीका ये है कि आप क्या करोगे, आप पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की प्लेट को क्या करोगे, एक को ग्राउंड कर दोगे। क्या कर दोगे? ग्राउंड कर दोगे। तो जिसे हम ग्राउंड करते हैं इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। जिससे ये तीन डंडे कनेक्ट होते हैं उसे बोलते हैं ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ। अर्थ कर देते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है बात? अब देखो, अब हम इस पे तो हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज दिया। हमारा पर्पस है एक को प्लस और एक को माइनस क्यू, एक को डायरेक्टली प्लस क्यू, एक को माइनस क्यू। दूसरे तरीके में, ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, एक को ऐसे रहने देंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे और हम इसे देंगे प्लस क्यू चार्ज। तो जैसे ही हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो प्लस प्लस चार्ज किया जाएगा इसके इंटरनल सरफेस पे आ जाएगा और क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो है तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे और इस प्लेट में चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहां पर इसकी इनर सरफेस पे आ जाते हैं और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो ये दूसरा तरीका है। तो आपको किताबों में डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में या तो ऐसे चित्र मिलेगा बना हुआ या ऐसे भी मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस चार्जिंग का मेथड अलग है लेकिन कैलकुलेशन इसकी भी कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैलकुलेशन करने का वही तरीका रहेगा और इसकी भी क्या रहेगी, यही रहेगा। सिमिलरली जैसे कि स्फेरिकल शेल में था, सॉरी सिलेंड्रिकल में था, सिलेंडर में क्या दिया था मैंने, इसे प्लस क्यू चार्ज दे दिया था अपनी तरफ से और इसे दूसरे वाले को क्या कर दिया था, माइनस क्यू चार्ज दे दिया था यहां पे। सही है ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो सकता है, एक तो ये तरीका है कि इसे प्लस क्यू दे दे और इसे माइनस क्यू दे दे। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक कंडक्टर को ऐसे रखो, सही है, और दूसरे कंडक्टर को क्या करोगे, दूसरे कंडक्टर को अर्थ कर दोगे। कैसे? ये वाले को इसे क्या कर दोगे, अर्थ कर दोगे। इसे अंदर वाले को क्या कर देंगे, हम अर्थ कर देंगे। ठीक है भाई। तो जब आप इसे अंदर वाले को अर्थ करोगे तो यहां पे तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मान लिया। चलो अंदर वाले को मत करो, बाहर वाले को अर्थ कर दो आप, है ना। तो जब आप इसे प्लस प्लस चार्ज दोगे अपनी तरफ से तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसके बाहर वाली सतह पर, बाहर वाली स्फीयर पर नेगेटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, अर्थ में से आकर के आ जाएंगे। केवल और केवल क्या दिया अपने से, प्लस क्यू। नेगेटिव चार्ज दूसरा वाला कंडक्टर, जैसे इसमें ये दूसरा कंडक्टर था, इसमें दूसरा ये कंडक्टर था, ये अर्थ से ले लेता है अपने आप से। तो इनमें दोनों में चित्र में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है।
हो गया भाई। इसी तरीके से स्फेरिकल के लिए भी था। स्फेरिकल के लिए कैसे था कि मैंने क्या दिया था, ये दो स्फेयर थे, इसे प्लस क्यू चार्ज दिया और इसे माइनस क्यू चार्ज दिया। तो जब इसे प्लस क्यू चार्ज देंगे ऐसे और इसे माइनस देंगे ऐसे करके, तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं हम। कैसे? यहां पे बना देता हूं मैं कि आपने इसे एक गोला लिया और एक गोला ये लिया और इसे क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। इसे साफ कर देता हूं यहां से। इसे क्या कर दोगे आप, अर्थ कर दोगे और इसे क्या दोगे, प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज जो होगा, ये प्लस क्यू चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसकी इनर वाली सरफेस पे चले जाएंगे ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इस पे हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू दिया, लेकिन इस पे एक ही सरफेस पे देते हैं और माइनस चार्ज अपने आप से अपीयर हो जाता है। तो कैपेसिटेंस दोनों की क्या रहेंगी, इसमें निकाल लो या इसमें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और इसकी भी कैपेसिटेंस सेम ही रहेगी, कोई अंतर थोड़ी ना आएगा। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। या तो ऐसे चित्र बना लो या आप ऐसे बना लो। ठीक है भाई, ये बात है। अब देखो इधर, तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चार्ज देने के लिए बता दिया। अब मैंने आपको बताया था कि यदि एक आइसोलेटेड स्फीयर है और उसकी रेडियस r है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है। सही है? अब देखो, इसे कंसीडर करो या इसे कंसीडर करो। यदि मान लेते हैं इफ इनर स्फीयर and outer sphere is connected by a conducting wire। मतलब कहने का कि ये तो इनर स्फीयर था और ये आउटर स्फीयर है। इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है। सही है? ऐसे करके। और हमने इसे क्या करा, हमने इसे एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से। किससे कनेक्ट कर दिया? कंडक्टिंग वायर से। क्लियर है क्या बात? ये क्या है, ये कंडक्टिंग वायर। तो क्या होगा, सोचो, आप कॉपी भी करो और सोचो कि क्या होगा।
बोलो भाई। अगर जो आप देखो, अगर जो आप दो कंडक्टर को, यदि दो कंडक्टर को एक वायर से जोड़ देते हो तो वो एक ही कंडक्टर बन जाता है ना। कॉन्सेप्ट लिख लो आप इसे। क्या, यदि दो कंडक्टर्स को एक अदर कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, तो वह एक कंप्लीट एक कंडक्टर बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। एक कंडक्टर को बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया ये कंडक्टर 1 था और ये कंडक्टर 2 था। अभी तो ये अलग अलग कंडक्टर हैं, लेकिन अगर जो आपने इन्हें किसी वायर से जोड़ दिया तो ये एक ही कंडक्टर हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये क्या, कंडक्टर 1 अलग था, कंडक्टर 1 अलग था, कंडक्टर 2 अलग था। लेकिन यदि आपने इन कंडक्टर को किसी वायर से जोड़ दिया तो एक कंडक्टर हो जाएंगे। और एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, दूसरा कंडक्टर दूसरा पोटेंशियल। इसका ये कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। मान लिया अलग पोटेंशियल, अलग कंडक्टर अलग पोटेंशियल, लेकिन यदि आपने कंडक्टर को जोड़ दिया तो एक पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V। ये कॉन्सेप्ट है, आप समझते हो ना इस बात को। जैसे कि मान लेते हैं, लिखो मत अभी, ऐसे सुनो। जैसे मान लिया आपने स्विच में, ऐसे जैसे स्विच होता है ना, यहाँ पे पावर प्लग का स्विच होता है, उसमें से एक तार लगाओ, एक कंडक्टिंग वायर लगाओ और उसे आप लगा करके कहीं भी ले जाओ, और कैसे भी ले जाओ, किसी भी लोहे की ब्रेंच में लगा दो, किसी भी लोहे की जाली में लगा दो, तो जो इनपुट का पोटेंशियल था 220, वो पोटेंशियल 220 वहां पर भी रहेगा। आप चाहे कहीं भी ले जाओ, 220 यदि ट्रांसफार्मर से आ रहा है किसी कंडक्टर के थ्रू, तो 220 वोल्ट आपके घर पर जो वायर सब क्या है, वो एक ही कंडक्टर है, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, यहां से लेके वहां तक, सिर्फ वायर की विड्थ बदल जाती है। तो पोटेंशियल कितना रहेगा? पोटेंशियल एक ही रहता है, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। 220 है तो 220 ही रहेगा। अलग कंडक्टर तो अलग पोटेंशियल, अलग कंडक्टर तो अलग पोटेंशियल। किसी एक वायर से जोड़ दिया, दो कंडक्टर को एक अन्य वायर से जोड़ दें तो कंप्लीट एक कंडक्टर बन जाएगा। एक कंडक्टर तो एक पोटेंशियल। यहां पे देखो, ये कंडक्टर था, इसका अलग पोटेंशियल था, ये दूसरा कंडक्टर था, इसका दूसरा पोटेंशियल था। अब यदि मैं जोड़ दूं एक वायर से तो ये क्या बन गया? एक कंडक्टर बन गया, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। तो बोर्ड पे देखो, जब आप इसे पहले कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूं। जब कॉपी कर लो तो बता देना।
जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ठीक है, तो देखो मैं ये कह रहा था, इसी पे आते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ दी होगी यहाँ पे, मेरे को पता है। इफ इनर्स और आउटर कंडक्टर इज कनेक्टेड, तो यहाँ पे लिख लेना सेम पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल क्या हो जाता है, पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो बोर्ड पे देखो, गॉसेस लॉ में आपको पढ़ाया होगा 100%, है ना। नहीं पढ़ाया होगा तो कोई बात नहीं, है ना। गॉसेस लॉ में पढ़ाते हैं हम इसे, है ना। जब कंडक्टर पढ़ाते हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी में पढ़ाया होगा। जब आप इसे जोड़ोगे, और यहाँ पे पहले क्या था, प्लस प्लस चार्ज था, ऐसे था। जब आप इसे चार्ज दोगे प्लस प्लस, ठीक है, और ये है, और जब आप इसे कंडक्टर से जोड़ दोगे ऐसे करके, क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये सारा का सारा एक कंडक्टर बन जाएगा, और ये सारा चार्ज क्या है, इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। बोर्ड पे देखो इधर, मैं इसे दोबारा से इसके नीचे लिख लेना आप, कैसे कि ये कंडक्टर था, इसे आपने जोड़ दिया ऐसे करके कंडक्टिंग वायर से, तो ये किसके इक्विवेलेंट बन जाता है, ये R1 है, और इसकी रेडियस क्या थी, R2। तो इसका मतलब ये वायर, ये सब, ये सब पोटेंशियल एक ही कंडक्टर बन गया, और ये एक कंडक्टर बन जाता है जिसकी रेडियस R2 है ना। तो यदि आप इसे जोड़ दोगे तो क्या हो जाता है, इफ इट इज कनेक्टेड, ये बन जाता है एक आइसोलेटेड कैपेसिटर ऑफ रेडियस R2। अंदर वाला जो कंडक्टर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो उससे जुड़ गया, वो सारा का सारा कंडक्टर यही है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 होती है, ये बात है। आइसोलेटेड कैपेसिटर और रेडियस 2 बन जाता है कंडक्टिंग वायर जोड़ने पर। सारा का सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा, अंदर का चार्ज बाहर ट्रांसफर हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी इसमें। है ना। और कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी इसकी, आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह, 4 पाई R, 4 पाई R। बोर्ड पे देखो, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट, ये गोला है, ये गोला है, इसे आपने बाहर से कनेक्ट कर दिया। जब आपने इसे बाहर से कनेक्ट कर दिया तो आपने यहां प्लस चार्ज दिया, प्लस चार्ज दिया तो यह माइनस माइनस आ गया ऐसे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केवल और केवल इन दो सरफेसेस के बीच में होगी। कैसे, ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो इसकी कैपेसिटेंस होती है, यदि R1 है और ये R2 है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 हो जाती है, ये कैपेसिटेंस होगी, है ना। ये है इफ, ऐसे लिख लेना, इफ आउटर स्पेयर इज
सॉरी यहां पे लिख लेना, यहां पे हेडिंग डाल लेना, इफ आउटर स्पेयर इज ग्राउंड, यदि आपने आउटर स्पेयर को ग्राउंड किया है तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी in between R1 and R2, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। R1 और R2 के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। R1 और R2 के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां पे लिखना है इसके नीचे, इफ inner sphere is connected, inner sphere is grounded, यदि इनर स्पेयर को ग्राउंड कर दें तब क्या होगा? इफ इनर स्पेयर इज ग्राउंडेड, इनर स्पेयर को कैसे ग्राउंड करेंगे? देखो ऐसे करके इनर स्पेयर को, इसके बाद यहां से लिखना, ये तो हो गया, ये तो हो जाएगा आपका छोटा गोला, ये हो जाएगा आपका बड़ा गोला, और इनर स्पेयर को क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। जब ग्राउंड करेंगे और इसे देंगे प्लस क्यू चार्ज, इसे देंगे प्लस क्यू चार्ज, तो इसका चार्ज कुछ तो इधर आ जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। यहां पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन अर्थ में से आएंगे, इस पे चले जाएंगे, और यहां पे इसके इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको ये सब गॉसेस लॉ में और कंडक्टर की प्रॉपर्टी में पढ़ाया होगा। साथ में इस प्लस क्यू चार्ज को में यदि यहां पे क्यू डैश है, यदि यहां पे माइनस क्यू डैश है, तो यहां पे प्लस क्यू डैश आ जाएगा अंदर की साइड, और बाकी भाग पे चार्ज कितना रह जाएगा? बाकी चार्ज रह जाएगा क्यू माइनस क्यू डैश, और वो कहां जाएगा? इसके बाहर वाली सरफेस पे आ जाएगा, ऐसे करके। तो जो कैपिटल क्यू चार्ज था, उसमें से क्यू डैश तो अंदर वाली सरफेस पे आ जाता है, और बाकी का बचा चार्ज Q माइनस क्यू डैश बाहर चला जाता है। तो बोर्ड पे देखो, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाती है, ऐसे करके बोलो, और बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाती है, ऐसे ऐसे करके। ये तो अंदर की ओर, ये बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, चित्र बना लो पहले ढंग से। क्या कर रहे हैं हम इस वाले केस में तो आउटर स्पेयर को हमने ग्राउंड कर दिया था, इसमें हमने इनर वाले स्पेयर को ग्राउंड कर दिया है। तो इनर वाले सरफेस पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यदि अब हम इसे बाहर से प्लस क्यू चार्ज दें, तो कुछ चार्ज तो इनर वाली सरफेस पे आ जाएगा और कुछ चार्ज आउटर पे आ जाएगा। इनर वाली पे कितना आ जाएगा? क्यू डैश, तो यह माइनस क्यू डैश, बाकी बचा हुआ आउटर पे आ जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यहां से लेके यहां तक ऐसे होगी, और यहां से लेके यहां तक, ये कहां तक चली जाएगी? इनफाइनाइट तक चली जाएगी।
तो देखो, ध्यान से देखो, एक तो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस का काम क्या होता है? एक बच्चा बताओ बेटा, कैपेसिटर का काम क्या है? बताओ तनुप्रिया। So it stores energy in the form of electric field. वेरी गुड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? यहां पर है, ऐसे करके, जबकि हमने इसे बाहर से ग्राउंड करा, तो एनर्जी यहां पर है। तो ये ही इसकी कैपेसिटी है कि बस यहां पर इतने पोर्शन में ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है। आई बात समझ में? लेकिन यदि आपने इसे अंदर वाले स्पेयर को ग्राउंड कर दिया तो ये यहां पर तो एनर्जी स्टोर करेगा ही सही, साथ में यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें एनर्जी किस किस रीजन में है? इस रीजन में ही एनर्जी है। और इसमें एनर्जी कहां से? यहां से लेके यहां तक भी एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और यहां से लेके यहां इनफाइनाइट तक भी एनर्जी है। नहीं आई बात समझ में? तो ये जो इसकी कैपेसिटेंस होती है, इसकी कैपेसिटेंस जो होगी सिस्टम की, कैसे हो जाएगी? एक तो अंदर एनर्जी जितनी इसमें स्टोर हो रही थी उतनी इसमें स्टोर हो सकती है एनर्जी, और वो कितनी हो रही थी उसके हिसाब से कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। साथ में यहां से लेके यहां तक भी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो अगर जो इसकी रेडियस R2 है, तो ये आइसोलेटेड स्पेयर है। आइसोलेटेड स्पेयर, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से लेके यहां तक और इनफाइनाइट तक ये कैसा वर्क कर रहा है? एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह, जिसकी रेडियस है R2। तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस दिस प्लस दिस, जबकि इस सिस्टम की कैपेसिटेंस ओनली दिस। डिफरेंस किसका है? ये आउटर स्पेयर को कनेक्ट करा है और ये इनर, इसमें इनर स्पेयर को कनेक्ट करा है। ध्यान से देखो थोड़ा, C इक्वल टू, मैं इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 कॉमन ले लूंगा, तो ऊपर बचेगा R1 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस 1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 प्लस R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये कट जाएगा, दिस इज R1। तो मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा इधर से लिख लेना, C, ये हो गया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और ये कितना जाएगा बेटा? R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर R2 माइनस R1। दिस इज कैपेसिटेंस। किसकी कैपेसिटेंस? स्फेरिकल कैपेसिटर की। कब? जब व्हेन इनर स्पेयर इज ग्राउंडेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा चुका है ये नीट में, है ना। ऐसे नहीं है कि अपन जो पढ़ाते हैं वो वही पढ़ाते हैं जो या तो पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना होती है। इधर उधर की कोई भी चीज अपन नहीं पढ़ाते, इस बात का ध्यान रखना है ना।
कॉपी कर लो तो बता देना भाई। ठीक। हाँ भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, है ना। मैं भी आप लोगों के नाम नहीं जानता हूं, आप बोलोगे तो ही जान पाऊंगा धीरे धीरे करके, है ना बेटा। तो पूछ सकते हो आप, नहीं लिखो तो लिखो कॉम्बिनेशन, हाँ, ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, संधारित्र, और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संयोजन, है ना, संधारित्रों का संयोजन। देखो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे इसमें। पहला कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ते हैं। कैसे? एक कैपेसिटर लिया और उसके बराबर में एक कैपेसिटर रख दिया, उसके बराबर में एक कैपेसिटर रख दिया। आई बात समझ में? ये तो ये जो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है ए और बी, ऐसे, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। क्लियर है क्या बात? तो ये जो संयोजन है जिसमें एंड टू एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड as shown in figure is called, are said to be in figure, the combination of are called in series combination, series combination, यही सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है क्या बात? ओके कीर्ति, वो तो मैंने मैसेज पढ़ा है अभी। सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। आप इसे चित्र ऐसे बनाया है, इसमें चित्र ऐसे बनना है भाई। बात तो है कि इसे पकड़ के ऐसे कर दो तो ये भी क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ही होगा। ये भी ऐसे करो या ऐसे करो, दिस द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये है। अच्छा देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हमें क्या निकालना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ना। ये जो कॉम्बिनेशन है, आपने C1, C2, C3 को इस तरीके से जोड़ दिया। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं। क्या? जब आप इन कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ोगे, मान लिया ऐसे करके, तो बोर्ड पे देखो, जब आप इसे A को और B को ऐसे जोड़ोगे और किसी एक बैटरी से लगाओगे ऐसे करके, ऐसे किसी एक बैटरी से लगाओगे, तो ये क्या देगा? प्लस क्यू चार्ज, और ये क्या देगा? माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज जो होगा, दूसरा चित्र बना लेना आप, है ना, इसमें ही मत करना, ऐसे करके, ये है ना, ये चार्ज अच्छा है, ये चित्र अच्छा है, ऐसे करके बनाएंगे। दूसरा चित्र बना लो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। कैसे? ये बड़ा चित्र बनाना थोड़ा, जैसे उसमें बना हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपने इसके बीच में कोई बैटरी लगा दी, बी बोर्ड की बैटरी लगा दी, तो इधर से प्लस क्यू चार्ज आएगा और इधर से माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज इस कैपेसिटर की
इनर सरफेस पे आ जाएगा और ये माइनस क्यू चार्ज इस कैपेसिटर की अंदर वाली सरफेस पे आ जाएगा। इंडक्शन से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ये कितना है प्लस क्यू, तो इंडक्शन से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन प्रोसेस पढ़ी है ना, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। दूसरी बात ये देखो, ये अगर जो मैं आपसे बोलूं ये कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट हमने एक कंडक्टर से जोड़ दी, ये वाला कंडक्टर ये कंडक्टर इसे तार से वायर से जोड़ दिया और ये वाला कंडक्टर, तो क्या ये एक ही पोटेंशियल पे नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, एक ही पोटेंशियल पे होंगे और ये सिस्टम आइसोलेटेड है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसमें से निकल करके इधर साइड, तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाता है, जिससे कि टोटल चार्ज क्या रहेगा सिस्टम पे? जीरो। अगर जो आप यहां पे कोई भी चार्ज नहीं था तो ये क्या थी? न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल थी? इस तरीके से, ये ऐसे था ना, ये सिस्टम क्या था? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब चार्ज कितना था? जीरो। तो कनेक्शन के बाद भी चार्ज कितना रहना चाहिए? जीरो, क्योंकि ये क्या, ये हवा में है। देखो बोर्ड पे ध्यान से, ये जो सिस्टम है इसे हम हटा सकते हैं। कैसे? इस तरीके से। भाई ये तो दो प्लेट है ना, दो प्लेट है, एक को ऊपर कर दो एक को ऊपर। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये? यदि मैं इसे कंसीडर करूं, दिस इज व्हाट? दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ प्लेट। और यदि मैं इसे भी कंसीडर करूं, ये वाली जो दो प्लेट है, तो बेटा ये भी सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड ही है। इसका मतलब जब कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, जैसे मान लीजिए पेन है और ये आइसोलेटेड है, तो इस पे चार्ज यदि पहले नहीं था तो चार्ज इस पे अभी भी नहीं होगा। नहीं आई बात? सुनिए, बस ये होता है, जैसे आपने इंडक्शन पढ़ा था ना, इंडक्शन क्या होता है? यदि इस पे ये मेटल कंडक्टर है, ये प्लस 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 रोड लेके आते हैं, तो यहाँ पे तो माइनस माइनस और इक्वल और अपोजिट चार्ज दूसरी तरफ आ जाता है। कंडक्शन, ये इंडक्शन पढ़ा ना, इंडक्शन प्रोसेस। तो इसी वजह से जैसे ही आप यहाँ प्लस चार्ज देते हो तो इंडक्शन की वजह से इस पे तो माइनस और दूसरी साइड पे प्लस चार्ज आ जाता है। इस तरीके से आता है कि टोटल चार्ज इस पे पहले जीरो था तो अब भी जीरो आएगा। फिर इंडक्शन से ये प्लस प्लस हो गया, तो इंडक्शन के इस वाली प्लेट पर क्या जाता है? माइनस माइनस चार्ज। अब क्योंकि ये भी सिस्टम आइसोलेटेड है और पहले कोई चार्ज नहीं था, तो अब इस पे प्लस 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 चार्ज आ जाता है। ये होता है ना? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। ये सिस्टम आइसोलेटेड और ये सिस्टम भी आइसोलेटेड। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरी बात, चार्ज जो जाएगा इस बैटरी से जाएगा कितना? क्यू जाएगा, क्यू करके ऐसे, है ना? और ये जो पोटेंशियल है V, इसमें से कुछ पोटेंशियल यहां पे चला जाता है, कुछ पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस चला जाता है और कुछ बचा कुचा पोटेंशियल इसके अक्रॉस चला जाता है। क्लियर है? के बाद ये चित्र बनाओ आप, इसे तो हटाओ। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई।
हो गया भाई। And potential of the battery is distributed over the on the capacitors. इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, और ये जो पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल कुछ इस पे चला जाएगा, कुछ इस पे चला जाएगा, कुछ इस पे चला जाएगा। एंड पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कैपेसिटर्स, ऑन द कैपेसिटर्स, सही लिखा हुआ है। And potential of the battery is distributed on the capacitors. हो गया? यस सर। देखो, हाँ बेटा, कोई डाउट? चलो अब हम क्या करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर जो ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और ये 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ऐसे, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर, मैं इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना बना दूं कि एक वो बात एक ही रहे, सी इक्विवेलेंट। बता सकते हो कितना आएगा? कोई बता सकता है? जैसे, अरे इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो ना, इक्विवेलेंट का कि 2 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए, कितना हो गया? 6 रुपए, है ना। तो अगर जो 2-2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को मैं सीरीज में जोड़ दूं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? कुछ आइडिया है? हाँ, 2/3 हो जाएगा, है ना। वेरी गुड, पता तो है ही। तो अब हम ऐसे नहीं है कि 2 + 2 + 2 = 6 माइक्रोफैरड हो गया। क्लियर है क्या बात? तो अब हम इसका ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे? देखो बोर्ड पे देखो, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। उसका मतलब क्या है कि यदि मैं 3 कैपेसिटर को ऐसे सीरीज में जोड़ दूं तो उन्हें ऐसे C1, इसके कैपेसिटेंस कितने? C1, C2, C3 को यदि मैं जोड़ दूं तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा? सही है, C इक्विवेलेंट कितना होगा? क्लियर है क्या बात? तो देखो, इसके बाद A और B 2 पॉइंट है, तो इन तीनों कैपेसिटर को मैं कितने कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस उतनी रहे, तो वो हमारा पर्पस है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखो। यदि मैं इसे एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो, और इसे भी एक सेम बैटरी से कनेक्ट करता हूं, V वोल्ट की बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से, तो अगर जो ये कैपेसिटर, ये सिस्टम इसके बराबर है, तो जितना चार्ज इसमें जाएगा
उतना ही चार्ज उतने जाएगा, जितना चार्ज माइनस से जाएगा उतना ही माइनस से जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, यदि इसका C, इस कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट है तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इनटू V हो जाएगा। क्लियर है बात? अब बोर्ड पे देखो, इसमें कैसे करेंगे, यहां पे क्या गया V1, यहां पे क्या गया V2, यहां पे क्या गया V3, चार्ज इस पे कितना आएगा Q, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, है ना। इसका चार्ज Q रहेगा, प्लस प्लस Q रहेगा, अभी मैंने बताया, इस पे Q Q Q, इधर माइनस Q माइनस Q माइनस Q। लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज किस क्या बोलते हैं हम, जो पॉजिटिव प्लेट का होता है, तो इस पे चार्ज कितना है Q Q Q। अच्छा, वोल्टेज बैटरी का कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन टोटल वोल्टेज तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बोर्ड पे देखो, C1 के लिए, कैपेसिटर C1 के लिए चार्ज कितना है इस पे Q 4 C1, Q इज इक्वल टू C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 4 C2, चार्ज कितना है इस पे Q, Q बराबर इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2, पोटेंशियल डिफरेंस V2 4 C3, Q बराबर C इंटू V, C कितना है C3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V3। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं V1 बराबर, V1 कितना आएगा Q अपॉन C1, V2 कितना आएगा Q अपॉन C2 और V3 कितना आएगा Q अपॉन C3। दिखाई दे रहा है नीचे तक का, है ना, Q अपॉन C3। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इधर, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। इक्वेशन नंबर 1 थी, तो बोर्ड पे देखो, इधर से Q कितना आया C इक्विवेलेंट, Q बराबर C इक्विवेलेंट इनटू V, है ना। तो V, यहां से जो V आएगा, इधर से जो V आएगा, V इज इक्वल टू Q इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या, V की जगह Q अपॉन C इक्विवेलेंट, V1 की जगह Q अपॉन C1, V2 की जगह Q अपॉन C2 एंड दिस इज Q अपॉन C3। Q से Q कट जाएगा, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। किसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यदि तीन कैपेसिटर को C1 C2 C3 को सीरीज में जोड़ दें तो उनके बराबर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकलेगी। पहले कॉपी कर लो, मैं सवाल बताता हूं आपको। जब कॉपी कर लो तो बता देना डन सर।
sir. ओके, तो ये है। तो मैं इसका मतलब समझा देता हूं सवाल करके, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में एग्जांपल करते हैं अपन। फॉर एग्जांपल लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between terminal A and B as shown in figure, as shown in figure। पहला ये है, ये 3 कैपेसिटर है, सही है भाई। ये है मान लिया 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड कितना, A और B, C1 है और ये C2 है। दो के आंसर बताने, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि मैं इन तीनों कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं ताकि सेम वही कैपेसिटेंस आए। सीक्वेलेंट, ये रहा सीक्वेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये बताना है हमें, है ना, ये बताना है। चलो बता देंगे कैसे, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्या है बेटा, सीक्वेलेंट का फॉर्मूला फर्स्ट के लिए, यहां पे ये C1 C2 C3, C1 1 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। सीक्वेलेंट निकालना है किसमें, सीरीज में, सीरीज में ही तो है। ये कैसे है सीरीज में, तो क्या है फॉर्मूला, सीक्वेलेंट 1/1, ये है ना 1/C1 1/C2 1/C2, कितना आएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, कितना जाएगा 6 एलसीएम लेके 6 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11/6, 1 सीक्वेलेंट 11/6, तो सीक्वेलेंट कितना जाएगा 6/11 माइक्रोफैरड। इसका मतलब यदि मैं इन 3 कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर 6/11 माइक्रोफैरड से रिप्लेस कर सकता हूं, कहने का मतलब ये, इन तीनों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूं। या तो ये तीनों एक साथ ले लो या ये ले लो, बात एक ही है, कहने का मतलब ये है। कॉपी करो। हाँ भाई, सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का। C1 C2 by C1 plus C2। वेरी गुड, ये तो मैंने इंटेंशनली करवाया है आपको, क्योंकि अधिकतर केसेस में यही रहेगा। कितना, मैं इसे C1 C2 C1 plus C2, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा C1 C2 अपॉन C1 plus C2। ये ध्यान रखना है, दो कैपेसिटर C1 C2 यदि सीरीज में जुड़े हों तो इनका आंसर आता है C1 C2 अपॉन C1 plus C2। डायरेक्ट याद रखना है और इसे याद रख के हमें अप्लाई करना है, ठीक है। C1 C2 अपॉन C1 plus C2। यदि दो कैपेसिटर हैं, कई सारे हैं तो अलग बात है, लेकिन अधिकतर क्या आएगा, दो ही कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आएगा मोस्टली केसेस में।
कितना है भाई? सर 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड। सीएबी कितना लिख दो, सीरीज में है ना, बताया ना, दो यदि सीरीज में हो तो लगाएंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दूसरी बात ये ध्यान रख लेना, याद रख लेना, ये 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, अब बार बार आते हैं ये 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 6 18/9 माइक्रोफैरड और यह जाएगा 2 माइक्रोफैरड। 3 6 का कॉम्बिनेशन 2 माइक्रोफैरड होता है। सही भाई, ये है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर अब आज के लिए इतना ही काफी है। यदि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा, या कोई और बात भी पूछनी हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की शंका हो, मतलब कुछ इससे पूछना है रिलेटेड या किसी और चीज से भी रिलेटेड पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बताओ बेटा।